हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 15 दिसंबर के करंट अफेयर को। तो इस वीडियो को जो है वो जल्द से जल्दी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये रहा आज की हमारे इस क्लास का यानी 15 दिसंबर का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है। हाल ही में जारी मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर जो है वो पहले स्थान पर है, यानी रहने योग्य दुनिया का सबसे बेस्ट जो शहर जो है वो कौन सा है। ऑप्शन है वियना, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर दिल्ली। वियना, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर दिल्ली। अगर हम बात करें क्वेश्चन के सही आंसर की, तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वियना। तो कौन सा? तो वियना शहर। तो वियना शहर जो है ये रहने योग्य दुनिया का सबसे जो है वो बेस्ट शहर है, ये पहले स्थान पर है। बात करते हैं वियना की, तो वियना जो है ये ऑस्ट्रिया में है, यानी वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। तो कहां पर है वियना? ऑस्ट्रिया में। और वियना जो है ये कैपिटल है। वियना जो है ये एक कैपिटल है, किसकी? ऑस्ट्रिया की एक कैपिटल है। तो वियना शहर जो है वो रहने योग्य जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो शहर है। अगर हम बात करें इसके साथ जो है और भी शहर है, यानी अगर पहले स्थान पर बात करें तो वियना शहर जो यानी राजधानी है जो ऑस्ट्रिया की, और इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है ज्यूरिख। अगर हम बात करें पहले स्थान पर आता है वियना, दूसरे स्थान पर जो वो है ज्यूरिख शहर, वो है ज्यूरिख। ज्यूरिख शहर जो कहां पर है आपका? स्विट्जरलैंड। जो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में, जो स्विट्जरलैंड में है। और तीसरे स्थान पर है हमारा वैंकूवर। तीसरे स्थान पर कौन सा है? तीसरे स्थान पर है वैंकूवर। वैंकूवर जो कनाडा में है, जो कनाडा में है। तो टॉप के तीन शहर, सब पहले स्थान पर है वियना ऑस्ट्रिया में, दूसरे पर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, और वैंकूवर तीसरे स्थान पर है वो है कनाडा में स्थित है। अब बात करते हैं भारत का। अगर हम बात करें भारत के शहर की, अगर हम बात करें भारत का जो है वो सबसे अच्छा शहर, भारत का सबसे बेस्ट शहर यानी रहने योग्य सबसे बेस्ट शहर कौन सा है? तो ये है हैदराबाद। हैदराबाद। तो भारत का रहने योग्य यानी लिविंग क्वालिटी के हिसाब से जो है वो सबसे अच्छा शहर है हैदराबाद। और ये अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल, अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें ओवरऑल में, तो ओवरऑल जो है ये पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें दुनिया में जो है ये 153वें स्थान पर है ये शहर रहने योग्य। लेकिन भारत का सबसे बेस्ट जो शहर है वो कौन सा है? वो हैदराबाद शहर है। तो चलिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वियना ऑस्ट्रिया। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वर्ष 2024 में COP यानी COP29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वर्ष 2024 में COP यानी COP29 की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है ब्राजील, भारत, अमेरिका या फिर अजरबैजान। ब्राजील, भारत, अमेरिका या फिर अजरबैजान, इनमें से कौन सा देश जो है वो COP29 की जो मेजबानी करेगा? अब बात करते हैं कॉप की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉप। तो कॉप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस, यानी कॉप मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज मीन्स कंट्री को पार्टीज कहा जाता है इसमें, कंट्रीज यानी कंट्री। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहें, कॉन्फ्रेंस ऑफ कंट्री कहें, कहा जाता है COP29। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो है ये सम्मेलन होता है। वैसे ये संगठन है, ये एक विश्व के देशों का। तो क्वेश्चन है कि COP29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा अगली साल 2024 में। अगर हम बात करें COP28 की, तो अगर हम बात करें COP28 की, तो इसकी बैठक जो हुई थी अभी, इसका सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था कहां पर? UAE में। लेकिन COP29 की अगर हम बात करते हैं तो COP29 की जो अभी जो है वो मेजबानी करेगा नेक्स्ट ईयर, वो कौन सा देश है? वो अजरबैजान। तो कौन सा है? तो अजरबैजान।
तो अजरबैजान में जो है वो अगली साल अजरबैजान के बाकू में, यानी कैपिटल अजरबैजान की बाकू, वहां पर जो है वो बस 2024 में कॉप 29 की जो बैठक होने जा रही है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अजरबैजान। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में किस राज्य में वार्षिक 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव का आयोजन किया गया है? हाल ही में किस राज्य में वार्षिक 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है मणिपुर, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम। मणिपुर, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम, तो कौन से राज्य से संबंधित है तोरग्या महोत्सव? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यह है अरुणाचल प्रदेश। तो कौन से राज्य से संबंधित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है कौन सा त्योहार, कौन सा महोत्सव? तोरग्या महोत्सव। तो इसे जो है मोनप्पा आदिवासी समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम बात करें इस त्योहार की, तो ये मोनप्पा आदिवासी समुदाय का त्योहार है। मोनप्पा आदिवासी समुदाय का त्योहार है तोरग्या महोत्सव। समुदाय का त्योहार है कौन सा? मोनप्पा मोनप्पा नहीं, तोरग्या महोत्सव किसका? अरुणाचल प्रदेश में स्थित मोनप्पा आदिवासी समुदाय का यह त्योहार है। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी जो है वो कौन बन गए हैं? हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन है लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति, सोमदेव वर्मन। लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति या फिर सोमदेव वर्मन, इनमें से कौन बने हैं पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? अभी हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था इंटरनेशनल क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले खिलाड़ी जो थे वो बने थे वीरेंद्र सहवाग, वो भारतीय खिलाड़ी, 3 खिलाड़ियों को उसमें शामिल किया गया था। तो उसमें जो वीरेंद्र सहवाग को और डायना एदुलजी महिला खिलाड़ी भारत की, उनको भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इनमें से किसे शामिल किया गया है और कौन बने हैं पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी? उनका नाम है लिएंडर पेस। तो कौन बने हैं? तो लिएंडर पेस बने हैं, लिएंडर पेस। तो लिएंडर पेस जो ये बने हैं पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम, यानी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। ये अकेले नहीं, इनके साथ एक और खिलाड़ी हैं जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया टेनिस के हॉल ऑफ फेम में। उनका नाम है विजय अमृतराज। लिएंडर पेस, इनके साथ ही जो एक और प्लेयर है जिनका नाम है विजय अमृतराज, इन दोनों विजय अमृतराज, यानी लिएंडर पेस और उनके साथ जो है विजय अमृतराज को जो है इन दोनों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये दोनों जो है ये भारतीय खिलाड़ी, दोनों ही क्या हैं? ये भारतीय खिलाड़ी हैं, दोनों ही क्या है? भारतीय खिलाड़ी। इन दोनों को जो है वो हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, यानी ये पहले जो है पुरुष बने हैं ये दोनों ही। इनके साथ अगर हम बात करें पहली महिला खिलाड़ी की, कि पहली महिला खिलाड़ी जो है वो कौन है? पहली महिला खिलाड़ी कौन है? एशियाई महिला खिलाड़ी जो टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है, पहली महिला खिलाड़ी, तो उनका नाम है लीना। पहली एशियाई महिला खिलाड़ी कौन है? उनका नाम है लीना। तो ये है चीन से, ये चाइना से संबंधित है लीना, चाइना की ये टेनिस प्लेयर है लीना। तो ये पहली एशियाई महिला ये बनी थी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली। तो इसका राइट आंसर है लिएंडर पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर। 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, यानी नेशनल
एनर्जी कंजर्वेशन डे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 14 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। अब बात करते हैं इसको मनाने के पीछे के उद्देश्य, यानी इसके एम पे बात करते हैं कि क्यों इसको मनाया जाता है, यानी उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का। तो लोगों को जो है वो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक करना। तो इसका एम क्या है? लोगों को, यानी उद्देश्य क्या है इसका? लोगों को ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक करना। परिवर्तन के बारे में जागरूक करना, के बारे में जागरूक करना जो है इसका मकसद, जागरूक करना इसका मकसद है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 14 दिसंबर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व के पहले 4th जनरेशन के गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर शिदावन संयंत्र का अनावरण किसने किया है? अनवेल्ड, अनावरण मींस अनवेल्ड, यानी ये सोचो कि इसका शुभारंभ किसने किया है। हाल ही में विश्व के पहले 4थी पीढ़ी के गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर शिदावन संयंत्र का जो है वो अनावरण किसने किया है? ऑप्शन है रूस, जापान, ईरान, चीन। रूस, जापान, ईरान, चीन। तो किसके द्वारा जो है वो 4थी पीढ़ी के गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर का जो है वो हाल ही में शुभारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है चाइना। तो किसके द्वारा? तो चाइना, चीन के द्वारा जो है वो 4थी पीढ़ी का गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर जो है जिसका नाम है शिदावन, उसको जो है स्थापित किया गया है। अब इसे गैस कूल्ड क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर है उनमें जो है तापमान को कम करने के लिए, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भारी जल का उपयोग किया जाता था। लेकिन ये ऐसा दुनिया का ये पहला ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर होगा जहां पर जो है एक किसी गैस का यूज किया जाएगा। तो बात करते हैं ऐसी कौन सी गैस का इसमें जो है वो टेम्परेचर कम करने के लिए यूज किया जाएगा, इसलिए इसको जो है गैस कूल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट इसको कहा जाता है। अगर हम बात करें तो कहां पर है? चाइना में। अगर हम बात करें गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर की, अगर हम बात करें गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर हम बात करें, रिएक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये चाइना में ये स्थित, जिसको नाम दिया गया है शिदाओवन संयंत्र। तो इसमें देखिए क्या किया जाएगा, इसमें तापमान को, इसमें जो है टेम्परेचर, इसमें तापमान को कंट्रोल करने के लिए हीलियम गैस का यूज किया जाएगा। हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हीलियम गैस का इसमें यूज किया जाएगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए किया जाएगा। और इस तरह का दुनिया का पहला रिएक्टर होगा। तो इसमें हीलियम गैस का जो है वो यूज किया जाएगा, इसके लिए यहाँ के यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है वैसे भी न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो हीलियम गैस का यूज किया जाएगा। और हीलियम, और इससे क्या होगा, यानी कार्बन का भी कम उत्सर्जन होगा। इससे क्या होगा, इससे कार्बन का उत्सर्जन भी कम होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चाइना। तो चाइना में जो है ये 4थी पीढ़ी का जो है विश्व का पहला गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर जो स्थापित किया गया है। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है जैस्पर का संबंध किससे है, यानी किस देश से है?
हाल ही में चर्चा में रहे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है जैस्पर, इसका संबंध जो है वो किससे है, यानी किस देश से है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर ब्रिटेन। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर ब्रिटेन। तो इसका संबंध अगर हम बात करें इस उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन जिसका नाम है जैस्पर, ये किस देश से संबंधित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया से। तो कहां से? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अभी हाल ही में जो इसने बहुत तबाही मचाई है ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें अगर हम बात करें इस जैस्पर की, अगर हम बात करें जैस्पर साइक्लोन की, अगर हम बात करें जैस्पर साइक्लोन की, तो इसमें हवा की स्पीड जो है, इसमें जो है हवाओं की स्पीड की अगर हम बात करें इस तूफान में, इस साइक्लोन में, चक्रवात में, तो कितनी है? 140 किलोमीटर पर आवर जो इसमें जो है हवा की स्पीड है। यानी इसने बहुत भारी तबाही मचाई है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में जैस्पर तूफान, जैस्पर साइक्लोन है। और चक्रवात कहें या साइक्लोन कहें तो इसे ऑस्ट्रेलिया में जो विली विली के नाम से जाना जाता है। तूफान चक्रवात को विली विली कहा जाता है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो जैस्पर जो है वो कहां से संबंधित है, किस देश से संबंधित है? तो ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की है, किसने विकसित की है? हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को जो है वो अलग करने के लिए यानी हटाने के लिए जो है वो अमृत टेक्नोलॉजी किसने विकसित की है? ऑप्शन इज आईआईटी कानपुर, आईआईटी मंडी, आईआईटी मुंबई या फिर आईआईटी मद्रास। आईआईटी कानपुर, आईआईटी मंडी, आईआईटी मुंबई या फिर आईआईटी मद्रास। तो इनमें से जो है किसने जो है वो पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को अलग करने के लिए, उनको हटाने के लिए अमृत टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी को विकसित किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मंडी, आईआईटी मुंबई या फिर आईआईटी मद्रास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आईआईटी मद्रास। तो किसने? तो आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है ये अमृत टेक्नोलॉजी को जो है वो डेवलप किया गया है। देखिए इसका काम क्या है, ये काम क्या करेगा? तो ये जो है पानी में से आर्सेनिक और धातु आयनों को अलग करने का, उनको हटाने का काम करेगा। अगर हम बात करें आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक जो है ये एक ऐसी चीज होती है जो, बात करें अगर हम आर्सेनिक की, अगर हम बात करें आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक जो है ये मनुष्यों में कैंसर, मधुमेह और ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार है। आर्सेनिक जो होता है ये इंसानों में जो है कैंसर, मधुमेह और ब्लड प्रेशर का कारण होता है। ब्लड प्रेशर का कारण होता है। यानी इससे क्या होता है? इससे जो है कैंसर, डायबिटीज यानी शुगर वगैरह जैसे, और ब्लड प्रेशर आदि बीमारियां होती किसके कारण? आर्सेनिक के कारण। तो इसका राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन आर वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर या फिर सोनू सूद। वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर या फिर सोनू सूद, इनमें से किसे प्रदान किया जाएगा अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जावेद अख्तर। तो किसको प्रदान किया जाएगा? जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर को।
तो जावेद अख्तर को जो है ये पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो प्रदान किया जाएगा। अगर बात करें तो ये कौन है, तो ये जो है गीतकार, ये जो है यानी गीत लिखते हैं, ये गीतकार हैं, लेखक हैं और पटकथा लेखक भी हैं। यानी ये क्या है, ये जो है कि गीतकार और लेखक है। कौन, जावेद अख्तर, गीतकार और लेखक हैं जावेद अख्तर। तो इन्हें जो है ये पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्रदान किया जाएगा। और बात करें तो ये अवार्ड जो है, ये बात करें इस अवार्ड फंक्शन की, तो ये अवार्ड 3 जनवरी, ये अवार्ड 3 जनवरी 2024 को प्रदान किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और किसे सम्मानित किया जाएगा, जावेद अख्तर को, जो एक लेखक हैं और गीतकार हैं, और इन्हें जो है ये 3 जनवरी 2024 को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और ये है हमारी आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। तो क्वेश्चन है कि बनी घास मैदान किस राज्य में स्थित है। बनी घास मैदान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो किस राज्य में जो है ये स्थित है बनी घास मैदान। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है गुजरात। तो कहां पर है, तो गुजरात राज्य में। तो कहां पर है, गुजरात में। और देखिए कहां पर है, तो गुजरात के कच्छ जिले में ये स्थित है। तो कहां पर है, तो गुजरात के कच्छ जिले में। कहां पर, तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, कच्छ जिले में। तो बात करें तो गुजरात के कच्छ जिले में। तो ये बनी घास मैदान जो है, ये बात करते हैं चर्चा में क्यों है। देखिए कहां पर है, तो गुजरात का जो कच्छ जिला है उसमें, यानी सबसे बड़ा जो है जिला है ये भारत का, एरिया वाइज अगर हम बात करें क्षेत्र के क्षेत्रफल के हिसाब से कच्छ जिला जो है। तो बात करें कि ये जो है बनी घास मैदान चर्चा में क्यों है। बात करते हैं कि ये बनी घास मैदान चर्चा में क्यों है। बात करते हैं बनी घास मैदान जो चर्चा में क्यों है। बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों, कि बनी घास मैदान जो है चर्चा में क्यों है। तो बात करते हैं, तो अभी जो है केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, चीतों के, यानी यहाँ पर जो है चीतों के संरक्षण के लिए जो है एक प्रजनन केंद्र यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, इसलिए चर्चा में रहा है। तो कहाँ पर यह स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो अभी जो है केंद्र सरकार ने क्या किया है, अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी केंद्र सरकार ने हाल ही में बनी घास मैदान में चीता संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। करने के लिए जो है वो मंजूरी प्रदान की है, इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि अभी हाल ही में जो है भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि चीता प्रजनन केंद्र जो है वो बनी घास मैदान में स्थापित किया जाएगा। और अगर बात करें तो बनी घास मैदान, अगर हम बात करते हैं तो बनी घास मैदान एशिया का सबसे बड़ा घास मैदान माना जाता है। बनी घास मैदान को एशिया का सबसे बड़ा घास मैदान माना जाता है। अगर हम बात करें इसके टोटल एरिया की, अगर हम बात करें तो कितने क्षेत्रफल में ये फैला है, तो ये जो है ये 2618 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है।
अगर हम बात करें बनी घास मैदान की, तो ये जो है 2618 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया में ये फैला है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में ये स्थित है। और ये चर्चा में क्यों है? तो अभी केंद्र सरकार ने जो है यहाँ पर जो है वो चीता संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने को जो है मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये था आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अब मिलेंगे कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर।